अस्सलामुअलैकुम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आज तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट वो कैसे करता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये उस इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर है जिस टेक्निक के ज़रिए हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास मालूम करते हैं। उस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। शॉर्ट फॉर्म हम इसको EIMS कहते हैं। These are the essential components of EIMS spectrometer, which includes sample inlet, ion source, ion accelerator, mass analyzer, detector, amplifier, recorder, and then we obtain mass spectrum. Let's discuss these components one by one. Ionization chamber. This is our sample inlet. यहाँ से हम अपने सैंपल को आयनाइजेशन चैम्बर की तरफ मूव करते हैं। ये आयनाइजेशन चैम्बर है जहाँ पर हम एनर्जी देते हैं, अपने सैंपल को आयंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाता है। इनके साथ ही यहाँ पर एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगी होती हैं जो इन आयंस को फर्दर आगे मूव करती हैं। जैसे ही सैंपल आयोनाइज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो रीजन है जहाँ पर हमने एनर्जी दी है और सैंपल को आयोनाइज किया है। इस आयोनाइजेशन के नतीजे में दो तरह की प्रोडक्ट्स बनी हैं। एक तो कैटायन बना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये पॉजिटिव प्लेट जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर के राइट साइड गिवन है ये अट्रैक्ट करती है और उसको न्यूट्रलाइज करती है, जबकि इस तरफ इसके राइट साइड नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट्स रखी हुई हैं जो इन पॉजिटिव या कैट आयंस को अट्रैक्ट करती हैं और आगे एनालाइज़र की तरफ भेजती हैं। इन प्लेट्स के पास जो पोटेंशियल होता है वो तकरीबन 1 से 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल होता है जो कि इन आयंस को आगे मूव करवाने का काम करती हैं। मास एनालाइज़र में जैसे ही वो आयन मूव करता है आगे, मास एनालाइज़र में मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो हमारे कैटायंस हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। चूँकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन आयंस की मोमेंट के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ की वजह से हमारे जो कैट आयंस हैं वो चार्ज टू मास रेशो की बेसिस पे सेपरेट हो जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक हैवी वेट व्हीकल और एक लाइट वेट व्हीकल एक जगह से टर्न ले रही हों तो जो डिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है वो लोअर वेट वाले जो व्हीकल है उसमें ज़्यादा होता है, वो जल्दी आगे निकल जाती है, और जो हैवी वाली व्हीकल है उसका डिफ्लेक्शन का एंगल ज़्यादा होता है तो उसको वहाँ मोड़ काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल यही फिनोमेनन अप्लाई होता है और जो लाइट मास वाले कैटायंस होते हैं वो जल्दी मूव कर जाते हैं और जो हेवी मास वाले आयंस हैं वो अपने अपने वेट के हिसाब से चार्ज टू मास रेशो के हिसाब से टाइम लेते हैं। यहाँ पर इन आयंस की सेपरेशन होती है। यहाँ पर हमने इस फिनोमेनन को डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमारा सैंपल आयोनाइज होता है और एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की मदद से वो आगे मूव करता है। आगे मास एनालाइज़र है जहाँ पर मैग्नेट है। इस मैग्नेट की वजह से ये आयंस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पर आयंस सेपरेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा सैंपल आया और
ये मास एनालाइज़र है। अब ये यहाँ से पास हो रहा है जहाँ पर हमने 2 मैग्नेट रखे हैं और इनको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो ये डेविएशन आप देख सकते हैं। ये ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं हम कंसीडर कर रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट and having low charge to mass ratio, and the brown one are the ones who has large charge to mass ratio, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन का एंगल इनका कम होगा, इनका डिफ्लेक्शन का एंगल ज़्यादा होगा। दैट मीन्स द आयंस हैविंग लोअर मास मूव फास्टर, और यहाँ पर इनकी सेपरेशन हो जाएगी। इस डायग्राम के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलर दिखाए हैं। दिस वन इज़ ब्लू, येलो एंड पिंक। द पिंक हैज़ अ लार्ज deflection angle than yellow. Yellow has a large deflection angle than blue. That means the pink has low charge to mass ratio than yellow ones, and yellow one has lower mass to charge ratio than blue ones. जब ये यहाँ सेपरेट हो जाते हैं, आगे मास एनालाइज़र होता है। वो मास एनालाइज़र जिस प्रिंसिपल के तौर पे काम करता है या जिस फार्मूले के ज़रिए उसको चार्ज टू मास रेशो को मेजर करता है, वो फार्मूला ये है B² R² यहाँ पर R जो है उस सर्कल का, उस कर्व का, उस आइन के मोमेंट का जो कर्व फॉर्म में जिस तरह का कर्व वो काटता है उसका रेडियस है। और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है इनका, इन आइंस का, वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 वोल्टेज, number 2 magnetic field that is applied, and the third one is charge to mass ratio। इन पे डिपेंड करता है। मास एनालाइजर से जैसे ही सैंपल पास होता है, अगला मरहला आता है डिटेक्टर का। ये जो डिटेक्टर है, यहाँ पर एक मेटल प्लेट रखी होती है। ये आयंस आते हैं हाई स्पीड से और आकर उस प्लेट से टकराते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। उस करंट को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने के बाद ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है, या डिटेक्टर इस बात को इंश्योर करता है कि यहाँ पर कितने आयंस पहुँचे हैं। डिटेक्टर से होने के बाद अगला मरहला आता है एम्पलीफायर का। डिटेक्टर ने जो कुछ भी डिटेक्ट किया है, एम्पलीफायर उसे इन्हांस करता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि हमें समझने में आसानी हो, रिकॉर्ड करने में आसानी हो। एम्पलीफायर के बाद रिकॉर्डर आता है। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया, उसके बाद रिकॉर्डर के पास पहुंचती है। तो ये जो रिकॉर्डर है, ये एक ग्राफ बनाता है, आयन अबेंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशो। ये है मास स्पेक्ट्रम, जो कि एक्स एक्सिस में हमने चार्ज टू मास रेशो रखा है और वाई एक्सिस में रिलेटिव इंटेंसिटी। ये जो पीक्स आपको, सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आयंस हैं जिनका मास लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, मींस कि ये वो आयन है जिसका एटॉमिक मास, जिसका मास 15 है, और इसकी जो लेंथ है वो दरअसल इनकी परसेंटेज बता रही होती है कि कितना % ये आयन बना है। एक और एग्जांपल मास स्पेक्ट्रम की। हमारे पास मास स्पेक्ट्रम इस तरह से मिलता है, जिसमें एक्स एक्सिस में mg रेशो होता है और वाई एक्सिस में रिलेटिव इंटेंसिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर फिनोमेनन को समझने के लिए और इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़फुल बनाते हैं, उसके लिए अगले वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।